स्वागत है आपका स्प्रिंट फिल्म्स के इस नए एपिसोड में। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी शुरू होती है रात से। एक यंग एडल्ट जो अपने मम्मी पापा के साथ रहता है और वर्तमान दुनिया की स्थिति से खफा है। वह अपनी नाराजगी जाहिर करता है बढ़ती जनसंख्या, इकोनॉमिक क्राइसिस, पॉल्यूशन और यूथ के बारे में जो देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं। अपने गुस्से को मैनेज करने के लिए वह फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगता है, जैसे कि पंचिंग बैग पर पंच मारना और मानव शरीर के चित्रों पर डार्ट्स फेंकना। लेकिन अपने गुस्से के बावजूद राज अपने मम्मी पापा से इमोशनली जुड़ा हुआ लगता है और जब वह उनके साथ ब्रेकफास्ट करता है और बात करता है तो कूल बिहेव करता है। हालांकि उनकी बातचीत के दौरान राज के पेरेंट्स उसके मोटिवेशन की कमी को लेकर चिंतित होते हैं। वे सजेस्ट करते हैं कि वह खुद के लिए रहने की जगह की तैयारी करे, लेकिन राज अभी अपने पेरेंट्स का घर छोड़ने को तैयार नहीं है। राज उन्हें बताता है कि उसे कुछ समय चाहिए पैसे बचाने के लिए अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद। जब उसके मम्मी पापा उसे फाइनेंशियली सपोर्ट करने की पेशकश करते हैं, राज उनकी मदद ठुकरा देता है और जहाँ है वहाँ रहने में ही वो खुश दिखता है। जब वे ऑफिस के लिए लेट हो रहे होते हैं, तब राज की माँ सुझाव देती है कि शाम को एक फैमिली मीटिंग रखी जाए ताकि स्थिति सुलझाई जा सके। और इसी के साथ उनका सुबह समाप्त होता है। उसके बाद राज जाता है कॉफ़ी शॉप में, जहां वो अपने फेवरेट ड्रिंक, जो कि एक प्रकार की कॉफ़ी होती है, का ऑर्डर देने के लिए। हालांकि जब उसे अपनी ड्रिंक मिलती है, वह मानता है कि यह वह नहीं है जो उसने मांगा था और अपने पैसे वापस मांगता है। उसकी निराशा में क्लर्क पैसे वापस नहीं करता और उसे मजाक उड़ाते हुए कहता है कि यह शहर का बेस्ट कॉफ़ी शॉप है। इससे राज को गुस्सा आ जाता है, जिससे वह कॉफ़ी शॉप से निराश होकर और निकलने के बाद वो जाता है अपने काम पर। अगले दृश्य में राज, जो पार्ट टाइम मैकेनिक है, एक पुरानी वैन की मरम्मत करते नजर आता है। वह बहुत मेहनत करता दिखता है, लेकिन अचानक उसका बॉस वहां आ जाता है और उसे वैन पर समय बर्बाद न करने और दूसरी काम पर काम शुरू करने के लिए कहता है। राज अपने बॉस को बताता है कि उसने पहले 3 अन्य कारों पर काम पूरा कर लिया है। हालांकि बॉस उससे रूखे अंदाज में बात करता है और उसे कठिन परिश्रम करने के लिए उकसाता है। राज अनिच्छा से मान जाता है और वैन को एक तरफ रख देता है, यह दर्शाते हुए कि वह इस निर्णय से खुश नहीं है। काम के बाद राज अपने एकमात्र दोस्त मनोज से पार्किंग लॉट में मिलता है। मनोज, जो एक लेफ्टिस्ट दार्शनिक है, सामाजिक मानदंडों पर एक अलग नज़रिया रखता है और जनसंख्या वृद्धि को लेकर चिंतित है। वह राज को 2 बॉक्स देता है और कहता है कि उसके पिता ने उनके बारे में संदेह किया है और उन्हें पकड़ने से बाल बाल बचाया है। इसके बाद दोनों चिकन डे नाम के रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं। वहाँ मनोज वहाँ की वेट्रेस से फ्लर्ट करने की भी कोशिश करता है, लेकिन असफल रहता है। बात बिगड़ जाती है जब वेट्रेस गलती से उन पर कुछ खाना गिरा देती है। इससे मनोज गुस्सा हो जाता है और अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन वेट्रेस मना कर देती है और उनके ऑर्डर को दोबारा बनाने की पेशकश ही करती है सिर्फ। राज मनोज के बढ़ते गुस्से को महसूस करके अपने दोस्त को शांत करने की कोशिश करता है। स्थिति अंततः शांत हो जाती है और दोनों दोस्त के बीच दुनिया की मौजूदा समस्याओं पर गंभीर चर्चा होती है। अगले दृश्य में मनोज जनसंख्या वृद्धि और इससे पर्यावरण पर प्रभावों को लेकर अपनी चिंता जाहिर करता है। वह मानता है कि लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। फिर वह जनसंख्या वृद्धि के नकारात्मक प्रभावों, जैसे कि वायु प्रदूषण और ओजोन परत की क्षति का उल्लेख करता है। मनोज परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर करता है, लेकिन वह राज के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाता है, जैसे कि किस तरह परिवर्तन चाहिए, कौन इसे शुरू करेगा और वह व्यक्तिगत रूप में क्या करेगा। बाद में राज मनोज पर आरोप लगाता है कि वह सिर्फ बातें करता है और कोई कार्रवाई नहीं करता, जिससे उनके बीच गर्मागर्म चर्चा हो जाती है। इसके बाद जब राज घर वापस आता है, वह अपने मम्मी पापा को बताता है कि उसके पास उनके लिए रोमांचक खबर है, लेकिन वह इसे अगली सुबह बताना चाहता है। फिर वह अपने कमरे में जाता है और बुलेट प्रूफ जैकेट को मनोज से मिले पार्ट से असेंबल करना शुरू करता है। दूसरी ओर राज के मम्मी पापा उसकी खबर के बारे में जिज्ञासु होते हैं, इसलिए वह अगले दिन का इंतजार करते हैं। उसके कमरे के अंदर जैसे ही राज तारों के साथ काम कर रहा होता है, पीछे मनोज का वीडियो चल रहा होता है, जिसमें वह जनसंख्या वृद्धि और कार्रवाई की जरूरत के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। हालांकि राज वीडियो पर एक नॉर्मल सा मुस्कान के साथ प्रतिक्रिया देता है, जिससे लगता है कि वह मनोज के विचारों से सहमत नहीं हो सकता है या उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। राज मनोज के दार्शनिक भाषणों के प्रति संवेदनहीन हो चुका है, क्योंकि वह उन्हें शब्द दर शब्द दोहराता है। इसके बाद वह काफ़ी मात्रा में नकली पैसे प्रिंट करता है और वर्कआउट करना शुरू कर देता है, जिससे लगता है कि वह अवैध गतिविधियों में शामिल हो सकता है या कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। अगले दिन राज अपने मम्मी पापा को बताता है कि वह काम से छुट्टी ले रहा है ताकि कॉलेज एप्लीकेशन भर सके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के मेजर के लिए। वह उनसे पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और जीवन में एक उद्देश्य होने की इच्छा व्यक्त करता है। उसके मम्मी पापा यह सुनकर खुश हो जाते हैं और उसके फैसले की प्रशंसा करते हुए काम पर निकल जाते हैं। हालांकि जैसे ही वे जाते हैं, राज की असली योजना सामने आती है। वह एक हथियारों का किट निकालता है, जिसमें विभिन्न बंदूकें, चाकू और एक बॉम्ब का रिमोट कंट्रोल शामिल है।
वह खुद बनाई हुई बुलेट प्रूफ कवच भी पहनता है, जिसमें ब्लास्ट रोधी हेलमेट और पेंटबॉल मास्क भी शामिल है, जिससे वह एक कमांडो की टीम की सदस्य की तरह दिखता है। जब वो आईने के सामने पोज देता है तो हमें बिल का एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें वह सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी के बारे में चर्चा कर रहा है, जिससे लगता है कि उसका चरम विचारधाराओं में विश्वास हो सकता है। यह व्यवहार चिंताजनक है और संकेत देता है कि राज अपनी मान्यताओं के पीछे गंभीर और संभावित रूप से खतरनाक कार्रवाई करने की योजना बना रहा हो सकता है। राज का मानना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी को इंसानों पर भी लागू किया जा सकता है। वह उन व्यक्तियों से निराश है जो समाज के ऊपर अपनी ज़रूरतों को प्राथमिकता देते हैं और और सीमित संसाधनों के बारे में भी चिंतित है। इन मुद्दों का समाधान के रूप में वह प्रस्ताव करता है कि समाज पर बोझ बनने वाले और बिना कुछ दिए संसाधनों का उपभोग करने वाले व्यक्तियों को समाप्त कर दिया जाए। अपनी योजना को अंजाम देने के लिए राज अपने घर से निकलता है और एक ऐसी कार में स्विच करता है जिसकी नंबर प्लेट नहीं होती। वह सीधे टाउन सेंटर की ओर जाता है, जहां वह उस खराब वैन को ढूंढता है जिस पर उसने गैरेज में पहले काम किया था। फिर वह एक वायरलेस डिवाइस का इस्तेमाल करके वैन को अपने कब्जे में ले लेता है और उसे सीधे पुलिस विभाग की इमारत में घुसा देता है, जिससे वहां काफ़ी नुकसान होता है। इसके बाद वह वैन के अंदर रखे बम को फोड़ देता है, जिससे पुलिस स्टेशन भी पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है और उसे बाकी की योजना को अंजाम देने में आसानी हो जाती है। पुलिस के तबाह होने के बाद राज अपनी बिना नंबर प्लेट वाली कार लेकर चला जाता है और गलियों में घूमता रहता है। रास्ते में वह जो भी व्यक्ति दिखता है उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाता है, जिससे कि क्षेत्र में भगदड़ और आतंक फैल जाता है। भले ही दो पुलिस अफसर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उनकी गोलियां राज के बुलेट प्रूफ कवच को भेद नहीं पाती और वे गोलियां खत्म होने पर राज द्वारा मारे जाते हैं। राज की कार्रवाइयों ने जनता और सरकार के बीच भय और आतंक की स्थिति पैदा कर दी है और अधिकारी स्थिति को संभालने के लिए हड़बड़ी में है। उसकी कार्रवाइयों से होने वाला नुकसान की सीमा अभी देखना बाकी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि राज की योजना विनाश और हिंसा की है, दूसरों की सुरक्षा और कल्याण के प्रति कोई संजीदगी के बिना। जैसे ही राज शहर में घूमता है वह उस भय और घबराहट का आनंद उठाता है और उसने लोगों के बीच जो पैदा किया है उसका पूरा मजा लेता है उस भय का। जमीन पर बिखरी हुई अनेक मृतदेहों के बावजूद वह बेरहमी से अपनी हिंसा जारी रखता है, बिना किसी पछतावे के निशान दिखाए। वह विशेष रूप से खाद्य संबंधित प्रतिष्ठानों पर निशाना साधता है, मानो वह उन लोगों को सजा दे रहा हो जो उसकी नज़र में अपनी ज़रूरत से ज़्यादा रखते हैं। वह उसी कॉफ़ी शॉप में जाने का रास्ता निकालता है जहां उसने पहले कॉफ़ी ऑर्डर की थी। राज फिर पहले के कॉफ़ी वाले को अपमानित करता है जिससे वह पहले बहस कर चुका था और समान कॉफ़ी का ऑर्डर देता है। दुखद बात यह है कि ऑर्डर पूरा होने से पहले ही वह कॉफ़ी वाले को निर्दयतापूर्वक मार डालता है और वहां से चला जाता है। अपने हत्याकांड के बाद राज एक स्पा में रुकता है आराम करने और पानी पीने के लिए। वह वहाँ की महिलाओं पर डर पैदा करता है, वह उनसे कुछ देर बात करता है और बिना किसी को मारे वहाँ से चला जाता है। उसकी उदारता के कारण महिलाएं थोड़ी राहत महसूस करती हैं और समान होने की कोशिश करती हैं। हालांकि उनकी खुशी अल्पकालिक होती है क्योंकि राज स्पा में वापस आता है और उन पर निर्दयतापूर्वक गोलीबारी करता है, यह कहते हुए कि उन्होंने उसका चेहरा देखा था जब वह आराम कर रहा था और खाना खा रहा था। अगले दृश्य में राज एक बिंगो हॉल में जाता है जहां बुजुर्ग खिलाड़ी अपने खेल में व्यस्त हैं। वह चारों ओर देखता है और उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें जीवित रहने का फैसला करता है। सोचता है कि वे पहले ही मृत्यु के करीब हैं तो इन्हें क्या मारना। इसके बाद वह एक बैंक में प्रवेश करता है लूट करने के इरादे से और आसानी से स्थिति पर नियंत्रण कर लेता है, मानो वह एक अनुभवी प्रोफेशनल हो। हालांकि बैंक के कर्मचारी बहादुरी से उसे नीचे गिराने की कोशिश करता है, उसकी योजनाओं में व्यवधान डालता है और उसे अपनी हिंसक गतिविधियों को रोकने पर मजबूर करता है। राज क्रोध और निराशा से भर जाता है और बैंक में निर्दयता से लोगों की हत्या करता है और उस कर्मचारी का गर्दन काट देता है जिसने उसे रोकने की कोशिश की थी। अपनी जान बचाने की बेताब कोशिश में बैंक का मैनेजर अंततः राज को पैसे सौंप देता है। बाहर राज उस नकली पैसे को जला देता है जो उसने पहले बनाया था, एक प्रतीकात्मक कार्य के रूप में, यह दिखाने के लिए कि मुद्रा समाज में समस्याओं को कैसे बढ़ाती है। जैसे ही वह अपने अगले लक्ष्य की ओर बढ़ता है उसे अपनी माँ का कॉल आता है, जो घबराई हुई पूछती है कि क्या वह ठीक है। उसने मचाए गए उत्पात से अनजान होने का दिखावा करते हुए राज अपनी माँ को उसे झूठ बोलता है और उन्हें आश्वासन देता है कि वह घर से बाहर नहीं निकला है। हालांकि वह गलती से अपने असली स्थान के बारे में संकेत दे देता है। उसकी माँ इसे नोटिस नहीं करती और उसे घर के अंदर रहने की आग्रह करती है। राज अपने रास्ते में चिकन डेन में प्रवेश करता है और उस वेटर से बदला लेता है जिसने पहले मनोज के साथ बहस की थी। वह उसे छाती में गोली मारकर निर्दयतापूर्वक मार डालता है।
थोड़ी देर बाद मनोज राज को कॉल करता है और उसकी देरी पर निराशा जताता है, पूरी तरह से अनजान कि राज ने क्या तबाही मचाई है। दरअसल मनोज जंगल में राज का इंतजार कर रहा होता है, उन्होंने जो पेंट बॉल गेम खेलने की योजना बनाई थी उसके लिए। कॉल के बाद राज जंगल की ओर बढ़ता है। हालांकि रास्ते में उसे पुलिस रेडियो रिसीवर से पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर मल्होत्रा की अगुवाई में एक पुलिस यूनिट शहर में वापस आ रही है। इस जानकारी से वह शहर के स्वागत संकेत के पीछे एक बड़ा बम लगा देता है। जैसे ही वह इंतजार कर रहा होता है, मनोज फिर से उसे कॉल करता है और उसे बताता है कि वह जा रहा है। राज दृढ़ता से इस पर जोर देता है कि मनोज वहीं रुके और उसे रुकने के लिए मनाने की कोशिश में वह बेकार की बात करता है और हल्के तरीके से मनोज से कहता है कि वह उसे मार देगा। कुछ समय बाद पुलिस ऑफिसर और उसके सहयोगी शहर में प्रवेश द्वार की ओर दो कार में आते हैं। दुर्भाग्यवश जैसे ही वे स्वागत संकेत तक पहुंचते हैं, राज बम को फोड़ देता है, जिससे एक कार पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। हालांकि पुलिस ऑफिसर और दो अन्य सिपाही विस्फोट से बच जाते हैं और जंगल में राज का पीछा करने लगते हैं। वहां राज अपनी कार रोकता है और पुलिस ऑफिसर और उनके सिपाही से को चेतावनी देता है कि वह उसके पीछा न करें, लेकिन उनकी चेतावनी के बावजूद पुलिस उसका पीछा जारी रखती है, जिससे राज और पुलिस के बीच एक खूनी लड़ाई होती है। जब पुलिस ऑफिसर और सिपाही उस पर गोलीबारी करते हैं, राज अपनी कार में विस्फोट कर देता है और मौके पर ही दो सिपाहियों की जान ले लेता है। फिर वह घने जंगल में भाग जाता है और पुलिस ऑफिसर मल्होत्रा को अकेले ही उसका पीछा करने के लिए जाना पड़ता है। दुर्भाग्यवश जैसे ही वह थोड़ा आगे पहुंचता है, राज उस पर पीछे से हमला करता है और उस निर्दयी हत्या करके उसे मरने के लिए छोड़ देता है। आगे बढ़ते हुए राज जंगल में मनोज के पास पहुंचता है। मनोज उसे बड़ी मात्रा में नकदी लेकर आते देखकर इसके स्रोत के बारे में पूछता है। फ्रस्ट्रेट होकर राज मनोज को एक स्टन गन से बेहोश कर देता है और फिर उसके हाथ में एक पिस्तौल रख देता है। वह इस स्थिति को एक स्वयं हत्या के रूप में प्रस्तुत करता है और मनोज को ठंडे दिल से गोली मार देता है, सीधे उसकी खोपड़ी में। मनोज की मृत्यु को स्वयं हत्या के रूप में स्थापित करके और उसे सूट पहनाकर राज उसे अपने आप से दोष हटाने के लिए एक बलि का बकरा के रूप में इस्तेमाल करता है। अगले दृश्य में राज फैसला करता है कि वह सब कुछ जला देगा और वो वैसी सारी चीज़ों को जलाकर आगे चल जाता है। फिर वह घर वापस चला जाता है। घर पर वह सोफे पर बैठता है और खबरें में हुई तबाही को देखते हुए जितना संभव हो सके उतना सामान्य बनने की कोशिश करता है। जल्द ही उसके चिंतित मम्मी पापा घर वापस आते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं, बिना यह जाने हुए कि उनके बेटे ने कितनी जानें ली हैं और कितना भयानक अपराध किए हैं। उनके सामने राज चौंका हुआ चेहरा बनाता है और उन्हें बताता है कि उसका दोस्त मनोज ने सभी अपराध किए हैं और वह इस सब से डरा हुआ है। राज के मम्मी पापा को यह बिल्कुल नहीं पता कि उनके बेटे ने कितने जाने ली हैं और कितने घातक अपराध किए हैं। आगे बढ़ते हुए राज अपने सामान और जमा किए गए पैसों को अपने सूटकेस में पैक करना शुरू करता है अपने बेडरूम में। इस बीच पीछे चल रहे टीवी पर मनोज के पिता की खबर दिखाई देती है, जो सरकार के खिलाफ मजबूत विरोधी हैं। उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। राज इस खबर से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता और अपनी चीज़ें पैक करना जारी रखता है। तेजी से काम करते हुए जब उसे मनोज के पिता की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसका नाम पुकारते हुए उसे भी अराजकता के लिए दोषी ठहराते हैं, तो वह जल्दी से अपना सूटकेस उठाता है और किसी भी संघर्ष से बचने के लिए अपने कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर कहानी 2 साल आगे बढ़ जाती है, जब राज ऑनलाइन एक वीडियो पोस्ट करता है और अपने कार्यों की व्याख्या करता है। वीडियो में वह दुनिया के सीमित संसाधनों और जनसंख्या समस्या के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त करता है। वह दावा करता है कि उसके इस कार्य इन समस्याओं का समाधान थे और वह आशा करता है कि अन्य लोग उसके उदाहरण से सीखेंगे और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा के लिए कदम उठाएंगे। अपने अपराधों की गंभीरता के बावजूद राज अपने कार्यों के लिए कोई पछतावा व्यक्त नहीं करता है, बल्कि उसे लगता है कि जो उसने किया वह जरूरी था। कहानी इसी के साथ समाप्त होती है, जिसमें राज दूसरों को उसी तरह गंभीर कदम उठाने की प्रेरणा देता है ताकि ग्रह को बचाया जा सके। उम्मीद है यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। स्प्रिंट फिल्म्स पर नई कहानियों का सफर जारी रहेगा, इसीलिए सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।